Good evening, beta. Good evening, everybody. Very good evening and have a nice day. और बताओ, how is life? पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही सबकी? गुड इवनिंग अक्षत। ठीक है जी। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज के नहीं, सॉरी, गेम के क्वेश्चन किए थे आपने? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी तो देखो, आप जितना आप कर चुके हैं फंक्शंस में, तो नाउ यू कैन डू असाइनमेंट प्रॉब्लम, राइट? असाइनमेंट लेवल 1 और 2 की सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। और साथ के साथ गेम की आप सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। गेम 15 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड है, वो प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू द डिस्कशन फॉरवर्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इंटीजर पार्ट फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे। बेटा, जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं गिवन है ना, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आप स्ट्रेट वे मेरे को शेयर कर दो ग्रुप पे या अलग से पर्सनली। आई विल चेक एंड कंफर्म कर दिया करूंगा। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर शेयर कर दोगे तो मैं अभी जैसे आज फ्री होऊंगा तो उसको सॉल्व करके सोल्यूशन भी शेयर कर सकता हूँ, या डाउट सेशन में सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे, राइट? ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। कल हम लोग बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, और वो प्रॉपर्टीज को पहले रिकॉल करते हैं। तो जेंट फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज करी थी, है ना? तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने बोला कि जेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू n if x belongs to n to n plus 1. I hope you agree. n close to n plus 1 open. This was the very first thing जहां से हमने जेंट को प्रॉपरली डिफाइन किया। n क्या है? n इज एनी इंटीजर, ये हर n इंटीजर के लिए ट्रू है। फिर इसके बाद में बोला कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है -infinity to infinity open, and range of this function is set of all integers -1 -2 -3 etc plus minus integers and 0. And thirdly, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी नंबर का इंटीजर पार्ट लिया तो इंटीजर हो गया। एक्स कोई भी नंबर है बट उसका इंटीजर पार्ट लिया तो इंटीजर हो गया, और इंटीजर का इंटीजर पार्ट लेते हैं तो वही आएगा। तो जेंट ऑफ एक्स का फिर से अगर जेंट लेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब एक बार जेंट अप्लाई किया तो जो आया उस पर फर्दर जेंट अप्लाई करने पर देयर विल बी नो चेंज, चाहे जितनी बार जेंट अप्लाई कर लो। एंड यहीं से मतलब जेंट ऑफ जेंट विल बी जिंट एक्स, जेंट ऑफ जिंट एक्स विल बी जिंट एक्स। ठीक है, बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट का जिंट लिया जाए, फ्रैक्शनल पार्ट का जिंट लिया जाए तब क्या होगा? तो फ्रैक्शनल पार्ट x का ऊपर अगर जिंट ऑपरेट करेंगे तो बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होती है ना? और 0 से 1 कोई भी नंबर अगर लाई कर रही है तो उसका इंटीजर पार्ट 0 होता है। वेरी करेक्ट। तो ये 0 हो गया, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिर एक प्रॉपर्टी है कि अगर x एक नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, और उसमें हमने एक इंटीजर ऐड किया और फिर उसका इंटीजर पार्ट लिया, तो इट इज एज गुड एज that you simply take the integer part of x and then add that integer m। मतलब यहां पर ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड करेगी जब m इंटीजर हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर जिंट मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर अगर स्मॉल m एक इंटीजर है तो इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। इंटीजर टर्म कैन बी टेकन आउट ऑफ चिट। और इसी प्रॉपर्टी
से कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग फर्दर डेराइव कर सकते हैं, जैसे कि ये 6th प्रॉपर्टी जो इसी प्रॉपर्टी से आएगी, इसी का अप्लाई करके आएगी, वो ये ऐसी है कि इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ z, अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? तो ये होगा इंटीजर पार्ट x प्लस इंटीजर पार्ट y प्लस इंटीजर पार्ट z। क्यों? वाई? बिकॉज अब इसको प्रूव कर रहे हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, लुक एट दिस क्वांटिटी, लुक एट दिस क्वांटिटी, दिस वन, इट इज इंटीजर पार्ट ऑफ समथिंग, राइट? एंड ये जो ग्रीन ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है वो एक रियल नंबर है, और इस रियल नंबर का इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट तो इंटीजर ही होता है, तो आई कैन क्लेम दैट दिस इज एन इंटीजर। आई होप यू एग्री कि ये पूरा ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है एक इंटीजर है, ये पूरा एक इंटीजर है, इसको इंटीजर m मान लो। अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, m इज टेकन आउट इफ इट इज एन इंटीजर, तो दिस विल गेट आउट, तो ये आ जाएगा LHS को मैं लिख सकता हूं इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस m, m मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस जिंट z। And now we'll apply the same thing again because it is also an integer, so this can be always taken out। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीजर पार्ट x एज इट इज, प्लस इसका फिर से आ जाएगा y का इंटीजर पार्ट प्लस ये जिंट z बाहर आ जाएगा, एंड देयरफॉर RHS। तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी 5, ये इसमें दो बार प्रॉपर्टी 5 यूज हुई। क्लियर है सबको ना? यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो, क्विक। ये जो 6 बातें मैंने डिस्कस करी बेटा, जस्ट लेट मी नो वेदर यू आर कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स। और यू हैव सम डाउट? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आपसे छोटे छोटे 2-3 1-2 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। इंटीजर पार्ट एक्स लाइज बिटवीन -1 to 3। तो x कहां से कहां वेरी करेगा? दूसरा, इंटीजर पार्ट x का हो स्क्वायर माइनस 3 इंटीजर पार्ट x -10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बतानी क्या होगा? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ जी, कैरी आउट फॉर द आंसर। ए पार्ट का आंसर क्या है? सोच समझ करके आंसर देंगे। तनिष्क बेटा होश में आंसर करो, ऐसी बातें मत बोलो यार। अनम्यूट करो जरा अपने आप को, तनिष्क।
तनिष्क आहूजा बेटा अनम्यूट करो। हाँ अब बताओ, तुमने बोला कि जिंट एक्स की वैल्यू अगर -1 से 3 है तो एक्स क्या होगा? तो बेटा तुमने बोला -1, ये कैसे बोला, समझाओ मुझे। सर गलती से बोल दिया, एक मिनट। ऐसे गलती से नहीं बोलते ना बेटा। अगर अगर मैं ऐसा बोलता जिंट एक्स के बजाय, अगर मैं बोलता है एक्स की वैल्यू, चलो एक मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पहले पूछता हूं फिर इसको करते, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लो, फाइंड इंटीजर पार्ट एक्स फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट x belongs to -1 to 0. B part x belongs to -1 to 1. C part x belongs to -1 to 3. And D part x square belongs to 0 closed to 4. चलिए पहले इसका आंसर करिए सभी बच्चे। पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो तब आप सेकंड का आंसर करो, राइट। लेट अस वर्क आउट द सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पार्ट्स। हाँ अभी सही बोल रहे तुम। मैं मुझे लग रहा था कि तुमने पहली बार भी यही सोच करके आंसर कर दिया था मिस्टर तनिष्क। यहां पर क्लियर सी बात है बेटा कि हम लोग यूज कर रहे हैं, किस फैक्ट को यूज कर रहे हैं। ये सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया था कि अगर x की वैल्यू दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच लाई कर रही है, n से n+1, n क्लोज्ड n+1 ओपन, तो जिंट x की वैल्यू n होती है। मतलब सर दो, यही सोच लिया था। मतलब हाँ, मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में इंटीजर पार्ट चेंज नहीं होता है। तो यहां से आपने बोला जिंट x इज -1, दैट्स ओके, करेक्ट है। इस केस में क्या होगा, अब यहां ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, इसका होता है जिंट एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी थ्रू आउट। -1 से 0 तो जिंट एक्स की वैल्यू -1 आएगी, बट जब x की वैल्यू 0 क्लोज से 1 ओपन में जाएगी तो जिंट एक्स की वैल्यू 0 भी आएगी। मतलब जिंट एक्स की दो वैल्यू आएगी, -1 एज वेल एज 0। होपफुली यू ऑल एग्री। -1 0, हाँ ठीक है, तन्मय का आंसर सही है, प्रणत का भी सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थर्ड केस में क्या क्या होगा बेटा, तो -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, है ना। तो जिंट एक्स विल टेक रिस्पेक्टिवली द वैल्यूज, -1 भी लेगा, 0 भी लेगा, 1 भी लेगा और 2 भी लेगा। 3 नहीं होगा क्योंकि जिंट एक्स की वैल्यू 3 तब होगी जब x इक्वल टू 3 से 4 ओपन होगा तब। तो आई होप दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। एंड लास्ट, ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर रहे हैं। डेफिनेशन और उसका ग्राफ हम लोग लास्ट क्लास में अच्छी तरह से कर चुके थे। हाँ जी, क्या क्या आर्ग्यूमेंट है विनय, क्या बोल रहे हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा, पहले ये बोलो। एक्स के लिए रूट लेंगे आप। इनफैक्ट ये देखो, ये इसको तो भूल ही जाओ, ये तो रूट भी लेने की जरूरत नहीं। ये तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है, ये तो हमेशा ही होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी को देखो। सेकंड इनइक्वालिटी का मतलब है कि एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन 0, दैट इज x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0,
दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -2 to 2 वेविकर मेथड से। x अगर -2 से 2 लाई कर रहा है, -2 क्लोज से 2 क्लोज लाई कर रहा है, तो जिंट x क्या होगा बेटा? अगर -2 मतलब x की वैल्यू -2 से -1 होगी, फिर -1 से 0 होगी, फिर 0 से 1 होगी, 1 से 2 ओपन होगी, फिर x इक्वल टू 2। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं। -2 से -1 में जिंट की वैल्यू -2 होगी। x अगर -1 से 0 होगा तो जिंट -1 होगा, जिंट 0 होगा, जिंट 1 होगा और जिंट 2 होगा। सबरीना बेटा 2 भी होगा। आई एम सॉरी बेटा, एक्चुअली देयर इज अ पावर कट। ओके, राइट। I hope you agree. Gint x being an Yes, sir. integer, Gint x being an integer lying between -1 to 3. So -1 से 3 में जितनी भी इंटीजर वैल्यू है Gint x वो सारी वैल्यू टेकअप कर रहे हैं। तो Gint x की वैल्यू -1, 0, 1 या 2 है। अब अप्लाइंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, Gint x is n, then x lies n to n plus 1 open. So it is -1 closed to 0 open. बट Gint x की वैल्यू 0 भी हो रही है, तो Gint x इक्वल टू 0 होगा, तो इसी प्रॉपर्टी को फिर इस्तेमाल करो। तो यूनियन 0 क्लोज से 1 ओपन, एंड Gint x की वैल्यू 1 भी हो रही है, तो 1 के लिए क्या मिलेगा? यूनियन 1 क्लोज से 2 ओपन, एंड Gint x की वैल्यू 2 भी हो रही है, तो इसका मतलब हुआ यूनियन 2 क्लोज से 3 ओपन। आई होप यू एग्री। Yes, sir. अब -1 से 0, 0 Yes, से sir. 1, 1 से 2, अब समझ गए क्या हो रहा है? अब ये सारे एक दूसरे में इंटरवल्स कनेक्ट हो जाएंगे। मैं करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। -1 क्लोज्ड से 0 ओपन, और दूसरा जो आया, दूसरा आया 0 क्लोज्ड, यहां डॉट आ गई ना, जो ओपन था अब वो फिल हो गया, से 1 ओपन। तीसरा 1 क्लोज्ड, यहां पर फिल हो गया और यहां से 2 ओपन हो गया। और चौथा फिर से 2 क्लोज्ड, 2 यहां पर डॉट आ गई और यहां से 3 ओपन हो गया। तो फाइनली ये सारे मिलके क्या बन गए? x बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड से 3 ओपन। इज दैट क्लियर? सारे बच्चों को Yes, समझ sir. में आ गया बात? गुड। तो जैसे मैंने ए पार्ट करके बताया, एग्जैक्टली इसी तरह से बी और सी का आंसर करिए। बी पार्ट और सी पार्ट का फटाफट आंसर चाहिए आपसे। जैसे बी पार्ट का आंसर आ जाए आप चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अब बी पार्ट देखो तो इट इज Gint x में एक क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आपको आता ही है। Gint x का होल स्क्वायर -5 टाइम्स Gint x प्लस 2 Gint x -10 इक्वल्स 0। तो यहां से बेटा क्लियरली Gint x कॉमन लिया तो Gint x -5 फैक्टर, यहां पर भी 2 कॉमन लिया, Gint x -5, Gint x -5, Gint x -5 इंटू Gint x प्लस 2, ये ऐसा फैक्टर आएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे बेटा, योर आंसर हैज टू बी वेल कैलकुलेटेड एंड वेल थॉट।
है ना। सारे बच्चों को मैं ये बोल रहा हूँ, स्पेशली तनिष्क, यू आर रिप्लाइंग, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। तो इस बार हर बार तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, तो इसको बिना सोचे विचारे आंसर मत करो। कॉन्सेप्ट सीखते समय ध्यान नहीं देते हो और बाद में फिर गलत इंटरप्रेट कर लेते हो। अब ये फैक्टर हो गया, यहां से जिनटेक्स की दो वैल्यू आई, क्या, -2 और 5। जिनटेक्स -2 का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू, ये देखो जिनटेक्स n, अगर n इंटीजर है, जिनटेक्स इक्वल टू n मतलब होता है n x लाइज n टू n+1। तो ये दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, ये बोथ वे इंप्लीकेशन है। तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 क्लोज्ड से 1 ओपन, और मतलब यूनियन। जिनटेक्स की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 5 क्लोज्ड से 6 ओपन। तो योर दिस इज योर आंसर, बिकॉज ये दोनों कनेक्ट नहीं होगा मिस्टर तनिष्क आहूजा। -2 से 1 और 5 से 6, इन दोनों का यूनियन लेके -2 से 6 कैसे हो जाएगा बड़े भाई। ये नंबर लाइन देखो, कनेक्ट तब होगा जब कंटिन्यूटी होगी ना। ये है -2, ये है -2 से -1 नहीं आएगा। हाँ क्या हुआ, हाँ x belongs to -1 ही बेटा, -1 है, -1 है, -2 है, -1 है, 0। फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 6 है। ऐसे सोचो, एक तो -2 से लेके और -1 ओपन है, और एक 5 क्लोज से 6 ओपन है। कहाँ से आप -2 से लेके 6 ओपन कैसे बोल सकते हो, जिसने भी बोला हुआ है। हालांकि खुशी का आंसर सही है, प्रणत का सही है, सबरीना का सही है, मोस्टली लोगों ने सही आंसर किया, आरव का भी ठीक है, बट स्टिल गलत कैसे कर सकते हैं बेटा। हम सही वालों को तो देख ही नहीं रहे, हमें तो ये सरप्राइज हो रहा है कि आप में से जो लोग गलत आंसर कर रहे हैं। इतना क्लैरिटी से अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, फिर भी गलतियों का कैसे स्कोप है ये बताओ। तो यू कैन नॉट क्लब कनेक्ट देम, ऐसे लिखा जाएगा, यही आंसर रहेगा ऐसा। बात समझ आ रही सबको कि नहीं। तो सेकेंड पार्ट पर एक बार सारे बच्चे Yes. मेरे को रिप्लाई कर देंगे बेटा। हाँ जी, जो लोग सही आंसर कर रहे हैं उनसे तो पूछने की जरूरत नहीं है। यस सर, आ रही है sir। हाँ ठीक है, चलो फिर अगले पार्ट पे चलो। सी पार्ट का आंसर निकालो बेटा। हाँ बी पार्ट पर बेटा जिसका जिसका भी जो स्टेटस है एक बार मुझे बता देना। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल इन दीज थिंग्स। A to Z everything must be clear. सी पार्ट का आंसर क्या है बोलो। अब जब हम सी पार्ट की बात करेंगे ना, पार्ट सी, तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहां से जिनटेक्स जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। एनीवे आ गया जिंट ऑफ x -2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि जिंट ऑफ x -2 की दो वैल्यूज हैं, एक है -3 और 3। किसी नंबर का स्क्वायर 9 है तो वो नंबर या तो -3 हो सकती है या तो 3 हो सकती है। अब यहां से दो बातें हैं, देखो जिनटेक्स -2, ये -2 इंटीजर है, राइट। -2 इज डेफिनेटली एन इंटीजर, एंड यू नो बाय दिस प्रॉपर्टी नंबर 5, द इंटीजर इज टेकन आउट ऑफ द जिंट ब्रैकेट। तो हम इसको लिख सकते हैं जिंट ऑफ x -2, जिंट ऑफ x प्लस -2, तो दैट इज जिंट x -2 इक्वल्स -3 और 3। तो यहां से जिंट x हैज गॉट टू वैल्यूज। If you take -2 to right hand side, -2 plus -3, तो -3 में 2 ऐड होगा तो आ जाएगा -1, और 2 plus 3 5, and thereby x belongs to क्या आया, -1 to 0 -1 to 0, -1 close to 0 open, और union 5 close to 6. 5 close to 6. That's very true.
ठीक है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब इतने ये जो 3 6 7 पार्ट आपने छोटे छोटे सम्स को किया, तो अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, कि जिनटेक्स की रेंज क्या है, इसकी क्लैरिटी, और ये वाली प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी की, एटसेट्रा। ओके ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं फटाफट इस पर। तो गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7, या अगली प्रॉपर्टीज जो है ना, कुछ प्रॉपर्टीज अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप पहले दूसरा वाला फंक्शन भी सीख लो, क्योंकि उसको हमें इस्तेमाल करना है। तो आप लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या लिखेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है? तो हम लोगों ने देखा था कि एवरी नंबर हैज अ यूनिक फ्रैक्शनल पार्ट, rather every number has a fractional part, exactly one fractional part, and that lies between 0 to 1, 0 close to 1 open, right? और हमने ये भी देखा कि since every real number x, every real number x can be written as summation of its integer part plus its fractional part. तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम ब्रैकेट x से भी डिनोट करते हैं, एंड देयरफॉर क्योंकि हर रियल नंबर अपने इंटीजर पार्ट और अपने फ्रैक्शनल पार्ट का सम होती है ना, ये हम पहले सबसे बिगिनिंग में डिस्कस किया था, इट इज कॉल्ड इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट x लाइज बिटवीन 0 to 1, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। देयरफॉर what is fractional part x? Fractional part x is nothing but the number x minus its integer part. किसी नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आ जाता है वही फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर इफ यू गो बाय दिस डेफिनेशन, बिकॉज इंटीजर पार्ट की डेफिनेशन यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग इंटरवल में अलग वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो हाउ डज फ्रैक्शनल पार्ट विल बी डिफाइंड, हाउ इट इज डिफाइंड? तो मैंने बोला कि जस्ट गो बाय द simple fact that it is x minus n if x varies n to n plus 1, बिकॉज हम जानते हैं कि जब x की वैल्यू n क्लोज से n प्लस 1 ओपन होगी तो जिंट x की वैल्यू, x तो वेरिएबल है, x तो कुछ भी हो सकता है n क्लोज से n प्लस 1, बट जिंट x वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा n। आई होप यू एग्री। तो जिंट x की जगह पर हमने n डाल दिया। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम इस्तेमाल करें तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि 0 से 1 इंटरवल में क्या होगा। अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट x मतलब y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x को अब हम डिफाइन कर रहे हैं। तो 0 से 1 में जिंट x 0 होता है तो आ जाएगा x माइनस 0। अगर 1 से 2 है, 1 से 2 दे रहे हैं इनपुट, अगर x 1 से 2 है तो जिंट x 1 है तो आ जाएगा x माइनस 1। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बोले कि व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7, तो आप इस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे तो 0.7। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.83, तो नंबर में से 1 माइनस कर दो तो 0.83। तो फ्रैक्शनल पार्ट इज नंबर माइनस 1 if number lies between 1 से 2, 2 to 3। रिप्लाई आपकी तरफ से आनी चाहिए, x minus 2, x माइनस 2, माइनस 1 से 0, x plus 1, हाँ अब जिंट x माइनस 1 होगा तो माइनस ऑफ माइनस 1 तो x प्लस 1। कहने का मतलब है अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 0.72 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? माइनस 0.72 प्लस 1, इट कम्स आउट टू बी 0.28। तो
नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है। 2828 नॉट 18। हाँ ठीक है। -2 से -1 क्या होगा? x plus 2. वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ये अलग अलग मैं करके दिखा रहा हूं, बट बेसिकली यही एक फार्मूला है ये, कि अगर x की वैल्यू n इंटीजर से n+1 इंटीजर के बीच लाई कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड क्लोज, राइट हैंड साइड ओपन, देन फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस n, दैट्स इट। अब इसी बात को अगर हम ग्राफ करें, अब देखो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी, ये सारे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं, सभी का स्लोप 1 है, मतलब सभी पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन सेगमेंट आएंगे। अब जरा मैं ड्रॉ, आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, क्या तरीका होता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का? तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें उस पर 2 पॉइंट चाहिए होते हैं और फिर उनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, किसका ग्राफ? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। नॉट कंप्लीट, आपको अपने आप पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। स्केल करते हैं, ये 0 1 है, ये दिस, ये y को 1 लाइन है, ये y को 1 लाइन है जो आप देख रहे हो, और ऑब्वियसली ये 0 है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, -1 है, एक एक टिपिकली एक स्केल तो ले लेंगे ना, -2 है ऐसा। अब जरा देखो, मैं जैसे ये यहाँ ये वाला ग्राफ ड्रॉ करें, ये वाला -2 से 1, -2 पुट करो इसमें, तो -2, 0 ना, x की वैल्यू -2 दो तो y क्या आएगा? 0, तो -2, 0 एक पॉइंट ये आएगा, ये यस। ऐसे x की वैल्यू -1 दो बेटा, -1, तो -1 पर यहां से वैल्यू क्या आएगी? यहां से। हालांकि ध्यान रखो x इक्वल टू -1 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, बट स्टिल x को अगर मैं -1 पुट करूं तो 1 आएगा ना, -1, 1 यहां एक पॉइंट आएगा, -1, 1 यहां पर। अब मैंने इसको सर्कल ड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लेना नहीं मुझे, बट इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट, जैसे x की वैल्यू -1.001 लेना है, तो -1.001 लूंगा तो आंसर भी इसी के जस्ट पास आएगा। तो अब इन दोनों पॉइंट को मैं ड्रॉ कर दूंगा, मतलब ग्राफ से कनेक्ट कर दूंगा ऐसे। बट इधर इधर डॉट होगा, मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड है, इधर सर्कल है, मतलब ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मतलब नॉट टेकन। आगे अगला पॉइंट -1 पर क्या आएगा? तो -1 पर इक्वालिटी है, -1 पुट करो तो -1 + 1 0, तो ये डॉट आएगा। और 0 पर वैल्यू क्या आएगी? 0 पर 0 पर वैल्यू क्या आएगी? बटा फटाफट बोलते जाओ। तो 0 1, तो 0 1, बट ये टेकन नहीं, ये सर्कल होगा यहाँ पर, 0 1 पे सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल और यहाँ पर डॉट, फिर कनेक्ट कर दो इसको ऐसा, यहाँ पर भी ऐसे कनेक्ट कर दो, एक ही तरह से ग्राफ करो ऐसा, ठीक है। ऐसे ही अगला पॉइंट 0 पर वैल्यू क्या आएगी? x = 0 पर 0, 0, 0, और 1 पर वैल्यू 1, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन ऐसा। 1 पर वैल्यू 0, 2 पर 1। तो इससे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इसका जो ग्राफ है ये हमेशा ऐसा एक पैरेलल लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में आएगा, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? तो आई नॉट स्टॉप इट, इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू, ऐसे चलता जाएगा ये। यहां से भी ऐसे पैरेलल कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसा। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब ये अलग अलग इंटरवल में आउटपुट क्या आ रहा है वो मैं मेंशन कर रहा हूं। ये x है, ये x -1 है,
ये x माइनस टू है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स पूरी लाइन नहीं, सिर्फ उतना ही पोर्शन जो 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन, नॉट द कंप्लीट लाइन, ओनली द पोर्शन लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो हर एक लाइन का उतना ही पार्ट जो जिसका x कोऑर्डिनेट 0 से 1 लाई कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 से 2। तो ये लाइन सेगमेंट्स आएंगे ऐसे एक एक यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ के, मतलब √2 यूनिट लेंथ के लाइन सेगमेंट्स हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट x फंक्शन का। इस ग्राफ पर क्लियर कट दिख रहा है डोमेन क्या है। तो मैंने बोला कि डोमेन होता है ग्राफ के ऊपर x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो प्रॉपर्टीज लिखते जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंक्शन, जस्ट राइट ऑन प्रॉपर्टीज। डोमेन होता है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू ऑल रियल। हर रियल नंबर का, हर एक रियल नंबर का कुछ न कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। कोई ऐसे रियल नंबर नहीं है जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइंड नहीं है। रेंज क्या है? रेंज इज फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। तो रेंज के लिए y कोऑर्डिनेट देखो, तो इस ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बेटा। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 ओपन। तो 0 क्लोज्ड 1 ओपन, 0 क्लोज्ड एंड 1 ओपन, ये रेंज है। तीसरी बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जिंट एक्स क्या होगा। आप देखो किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। -2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है ना, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1, हर एक इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जिंट एक्स इज 0 बिकॉज जिंट एक्स इज एन इंटीजर। हाँ आकांक्षा, यस बेटा। सर आपकी वॉइस ना बीच में क्रैक हो रही थी, तो ये रिपीट कर दो अभी पिछला। कौन सा पार्ट, पहला या दूसरा? सर प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से जो आप कह रहे थे ना, ये ग्राफ के बाद जो आपने बताया वो रिपीट कर दो। बेटा प्रॉपर्टीज में डोमेन क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होती है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो हर एक रियल नंबर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइंड है कि नहीं, ये बताओ। क्या हर एक रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ। ये हर एक रियल, कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि एवरी रियल नंबर इज समेशन ऑफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन 0 से 1 लाई करता है। तो 0 से 1 अगर कोई वैल्यू लाई करती है तो एग्जिस्ट करती है, तभी ना लाई करती है, और वो रियल है, वो फाइनाइट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हर नंबर का डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन है ऑल रियल। इसीलिए देखो कि इसके ग्राफ पर एक्स कोऑर्डिनेट देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि इधर भी तो चलता जाएगा ना, अभी पूरा ग्राफ थोड़ी बनेगा, ये तो पैटर्न आ गया तो मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही पैटर्न चलेगा। तो x कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। y कोऑर्डिनेट ग्राफ पर देखो तो 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। देखो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हुआ, बट 1 नहीं हो रहा है, 1 पर ओपन है, फिर 0 हुआ, फिर से 1 हो रहा है, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते y कोऑर्डिनेट 1 हो रहा है। तो y मतलब रेंज। तो इनपुट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आउटपुट की वैल्यू 0 क्लोज से 1। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। डोमेन के लिए x देखना चाहिए और रेंज के लिए वर्टिकल y देखना चाहिए ग्राफ के ऊपर में। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जिंट एक्स 0, क्योंकि जिंट एक्स इंटीजर है और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। चौथा प्रॉपर्टी, जिंट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज 0, ये तो आपको पता ही है। पांचवी बात, एक नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लिया और फिर से फ्रैक्शनल पार्ट लिया, तो बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, ये वाली नंबर जो अंदर है ये 0 से 1 है, इट लाइज 0 to 1, और 0 से 1 की डेफिनेशन पे जाओ, तो अगर इनपुट 0 से 1 है तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर इनपुट 0 से 1 कोई भी इनपुट देते हो तो जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इनपुट है तो फ्रैक्शनल पार्ट x ही आउटपुट हो जाएगा। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी,
fractional part x is a periodic function because फ्रैक्शनल पार्ट x में अगर कोई इंटीजर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n लेते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा x प्लस n माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस n। और इंटीजर पार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, n बाहर आ जाएगा, n इंटीजर है जी, तो n बाहर आ जाएगा तो आएगा माइनस ऑफ जिंट x माइनस n हो जाएगा। अब ये प्लस n माइनस n कैंसिल, x माइनस जिंट x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट x। मतलब अगर इनपुट में कोई इंटीजर ऐड करते हो, इनपुट में इंटीजर ऐड करते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता। और ये कॉमन सी बात है। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.52, 1.52 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे 0.52। और अगर मैं बोलूं कि इसमें 1 ऐड कर दो, 2.52 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो भी आप बोलोगे 0.52। 3.52 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो भी आप बोलोगे 0.52। कोई भी नंबर इंटीजर ऐड करो, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं, 8.52 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो भी आप बोलोगे 0.52। मतलब इंटीजर ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट डजंट चेंज बाय चेंजिंग इंटीजर क्वांटिटी इनटू इनपुट। तो इनपुट में कोई n इंटीजर ऐड कर दिया, n इंटीजर है ये ध्यान देना, तो फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं हुआ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, 1 ऐड करो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, तो जिंट x फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 इज फ्रैक्शनल पार्ट x, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो यहां लिख दो, दैट इज, इसी को 6 प्रॉपर्टी करके लिख दो, फ्रैक्शनल पार्ट x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। क्योंकि एक यूनिट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो एक नंबर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये नंबर मान लो यहां है 0.2 या 0.3 है। अब 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी वही आएगा, है ना, ये ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, 2.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही आएगा, और -0.7 -1 में 0.3 ऐड करो, फ्रैक्शनल पार्ट वही आएगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। तो 1 पीरियड से पीरियोडिक, जब रिपीट कोई फंक्शन अपनी वैल्यू पीरियोडिकली रिपीट करता है, कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट इंटरवल पे रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो मुझे। फ्रैक्शनल पार्ट x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1 पीरियड से पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन x होता है ना, साइन x जो है वो 2 पाई पीरियड से पीरियोडिक होता है, 2 पाई इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक के बाद 1 यूनिट इंटरवल के बाद उसकी वैल्यूज रिपीट होती है, इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर, बिकॉज ये डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पर एक जगह नोट करके लिख सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये सारा नोट कर चुके होंगे। तो पहला पॉइंट एक, इफ t be a positive real constant and f of x plus t is equal to fx, that means fx repeats its value after a fixed interval t, then fx is called periodic
फंक्शन विद पीरियड t। जैसे मान लो कि एक फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसे है, और फिर यही, सॉरी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मान लो ये 0 है, ये t है, ये 2t है, ये 3t है। तो आप देख रहे हो कि t इंटरवल में, t लेंथ में जो इसका ग्राफ है, ये इंटरवल में जैसा ग्राफ है, एग्जैक्टली वही ग्राफ डुप्लीकेट हो रहा है, रिपीट, इसी को बोलते हैं रिपीट हो रहा है। तो दिस पोर्शन, दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द कर्व विच इफ यू नो देन जस्ट कट एंड पेस्ट करके आप पूरा ग्राफ बना सकते हो। तो इसका मतलब है कि यही लेंथ ऑफ कर्व, जो t यूनिट लेंथ का इंटरवल है, यही इंटरवल कंटिन्यूअसली पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया कि एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड t। अब इसमें इसका एक मतलब ये भी होता है कि जैसे मान लो एफ एक्स की एक वैल्यू आई, मान लो x1 x0 पे, तो x0 प्लस टी पर फिर से वही वैल्यू आएगी, x0 प्लस टी पर फिर वही वैल्यू आएगी, फिर x0 प्लस 2t पर फिर से वही वैल्यू आएगी। जो वैल्यू x0 पर आएगी, वैल्यू मतलब आउटपुट, ये आउटपुट, वही आउटपुट फिर यहां मिल रहा है, वही आउटपुट यहां मिल रहा है। आप बोलोगे सर सेम आउटपुट यहां भी तो मिल रहा है और सेम आउटपुट यहां भी तो मिल रहा है। तो यस, बात बिल्कुल सही है कि आउटपुट तो सेम मिल रहा है, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आउटपुट रिपीट हो, उसका नेचर भी रिपीट होना चाहिए। जैसे इस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू तो वही आ रही है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ग्राफ क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। बट इस पॉइंट पर सेम वैल्यू है बट डिक्रीजिंग है, वैल्यू डिक्रीज करे तो उसका नेचर फंक्शन का डिक्रीजिंग है। तो ये रिपीट नहीं बोलेंगे, इसको रेपिटेशन नहीं बोलेंगे। रेपिटेशन का मतलब है कि उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होनी चाहिए। यहां पर फिर से क्या है, इंक्रीजिंग है, इसलिए ये और ये सेम है ना, और यहां पर फिर डिक्रीजिंग है, इसलिए ये वाला नहीं कंसीडर करेंगे। यहां पर फिर इंक्रीजिंग है तो ये कंसीडर करेंगे। तो आप समझ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। The function repeats itself means function repeats its value and all its characteristic, all its nature. तो जिस इंटरवल के बाद ये रेपिटेशन अकर करता है उसी को पीरियड बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, और सबसे छोटे ऐसे इंटरवल को फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। तो यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें फंडामेंटल पीरियड क्या है, टी है। ठीक है, तो आई थिंक दिस मेक्स द थिंग क्लियर। इसी के बेसिस पर जब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो तो जो साइन एक्स है, कोसाइन एक्स है ना, और सीकेंट एक्स है या कोसिकेंट एक्स फंक्शन है, ये चारों फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और इनका पीरियड होता है 2 पाई, पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। तो अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, फिजिक्स में आपको बताया गया होगा कि ये पीरियोडिक है और इनका पीरियड 2 पाई होता है। ऐसे ही जो टेंजेंट एक्स है और कॉटेंजेंट एक्स है, इन दोनों का पीरियड होता है पाई। और अभी जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपने पढ़ा, इसका पीरियड होता है 1। तो दिस इज अबाउट कि मैंने पीरियोडिक वर्ड यूज किया तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि कम से कम जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में और जब तक +2 में फंक्शन का पीरियोडिसिटी पर डिटेल में नहीं पढ़ो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड 1, राइट। अब इसके बाद मैं 2 प्रॉपर्टी दे रहा हूं जिसको आप फ्रैक्शनल पार्ट और जेंट से रिलेटेड है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे और उसको हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो इसको मैं चेंज करूं बेटा स्लाइड? यस सर। ठीक है, अगली बात, हाँ जी, तो आपको ये करना है, प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग।
पहला, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू integer part x plus integer part of y if the summation of the fractional parts of both real number x and y lies between 0 closed to 1 open, but if the fractional parts of x and y add up to become 1 closed lie between 1 to 2, then the result gint of x plus y will be gint x plus gint y plus 1. ये आपको प्रूफ करना है। दूसरा है जी that integer part of minus x is equal to माइनस ऑफ इंटीजर पार्ट x, मतलब माइनस साइन को जिंट के बाहर निकाल सकते हैं बट हमेशा नहीं। कब? इफ x इज एन इंटीजर। अच्छा जी, अगर x इंटीजर है तो जिंट x की वैल्यू x ही हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर पार्ट वो खुद ही होता है, तो इसी को हम माइनस x भी लिख सकते हैं। बट अगर x इंटीजर नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर x इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर फ्रैक्शन है, तो उस केस में जिंट ऑफ माइनस एक्स विल बी -1 माइनस जिंट ऑफ एक्स। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। एंड तीसरी बात, अगर ये प्रूव हो जाएगा तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ x is an integer and it is 1 minus fractional part of x if x is non-integer। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अपने आप प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये अभी आपके लिए मान लो ये होमवर्क है, बट इसका प्रूफ हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हैं जिंट एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड। सबने नोट कर लिया बेटा? अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि देखो कैसे ऐसे केसेस में कैसे वर्कआउट करते हैं। तो कोई इनमें से किसी को भी प्रूफ करना हो तो ऐसे जाएंगे। देखो, कोई भी नंबर x एक रियल नंबर है और y एक रियल नंबर है, ये तो दिया हुआ है। And we know that every real number can be written as its integer part plus its fractional part. इसी तरह से y को भी हम लिख सकते हैं y का इंटीजर पार्ट प्लस y का फ्रैक्शनल पार्ट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और जैसे ही आप ऐसा लिख सकते हैं तो कोई भी इनमें से किसी को प्रोसीड करेंगे। मान लो LHS पहले वाले पार्ट पे जाए और LHS को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं, तो हमारा एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, यही है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, x की जगह क्या लिख दूंगा? जिंट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और y की जगह क्या लिख दूंगा? जिंट ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट y। कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको? इस स्टेप पे कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है? अभी आज ही जो प्रॉपर्टीज करी उनमें से कोई प्रॉपर्टी फंक्शन करती हुई नजर आ रही है? ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस m, अगर m इंटीजर है तो m बाहर आ जाता है। हाँ, तो ये इंटीजर, ये दोनों को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीजर पार्ट ऑफ इंटीजर पार्ट x बाहर आ गया, प्लस इंटीजर पार्ट y भी बाहर आ गया क्योंकि दोनों इंटीजर थे, प्लस ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x आ गया प्लस फ्रैक्शनल पार्ट y आ गया। अब आप सभी को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां लाई करता है? 0 से 1 लाई करता है, और फ्रैक्शनल पार्ट y भी कहां से कहां लाई करता है? 0 से 1 लाई करता है। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 लाई करता है। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट y है, इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी बताओ?
फ्रैक्शनल पार्ट x एडिशन फ्रैक्शनल पार्ट y बिलोंग्स टू 0 से 2, 0 क्लोज से 2 ओपन हो सकता है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू मिनिमम 0, तो समेशन 0 मिनिमम समेशन 0 और मैक्सिमम समेशन 2 ओपन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई नंबर 0 से 2 लाई कर रही है तो उसके इंटीजर पार्ट की दो पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो हम यहां से आई थिंक ये प्रूव ही हो गया पूरा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x एंड y का समेशन 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तब तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा जिंट ऑफ x प्लस जिंट ऑफ y। बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट्स दोनों नंबर के कुछ ऐसे हैं जिनका समेशन 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तब ये जिंट की वैल्यू 1 से 2 कोई नंबर है तो उसका जिंट 1 होता है, तो आ जाएगा जिंट x प्लस जिंट y प्लस 1। तो मैंने पहली प्रॉपर्टी इनफैक्ट पूरी की पूरी सॉल्व ही कर दी। ठीक है, अब ये दोनों आपके लिए होमवर्क हो गया। अब जो आपने प्रॉपर्टी लिखी उसको समझो। उसको समझने की बात यह है साहब कि अगर कहीं पर ऐसा है जैसे जिंट ऑफ 2.7 प्लस 3.2, तो इस पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं जिंट ऑफ 2.7 प्लस जिंट ऑफ 3.2। जिंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने देखा ये फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है, ये 0.2 है, दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0.9 है जो 1 से छोटा है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई गलती नहीं होगी। देखो क्यों? क्योंकि ऐसे ऐड करो तो 5.9 का जिंट क्या होता है? 5 होता है, और अलग से इसका जिंट 2 होता है, इसका 3 होता है, तो ऐड करके 5, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि इंटीजर पार्ट ऑफ 2.7 प्लस 3.5, अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इंटीजर पार्ट 2.7 प्लस इंटीजर पार्ट 2.5 तो गलती आ जाएगी। थ्री 3.5 है, सॉरी, एक मिनट, क्या हो गया? 2.7 ही रहने दो, इसको 3.5 लिखो। हाँ जी, अब गलत मिस्टेक हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि यहां तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 2 प्लस 3 5, और यहां पर ये एक्चुअली से 2 प्लस 3 5 6 पॉइंट समथिंग है, तो इसका 6 आ जाएगा, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 3। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर +1 करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर प्लस होना। देखो ठीक है, तो आई होप द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेल ग्रास्प्ड, एब्सोल्युटली क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड एंड थर्ड आप प्रूव कर लेंगे। ओके जी, राइट। तो एक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दो, पूछो। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर करोगे, क्विक। यस सर। इसको मैं हटा रहा हूं बेटा। हाँ जी, जल्दी आंसर करना आपको। फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन जिंट x का स्क्वायर माइनस 6 जिंट x। क्विक, जल्दी। फटाफट आंसर करिए, टाइम मत लगाइए। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट फ्रैक्शनल पार्ट x plus x square equal to 0 has only one solution. Find it. ये दो पार्ट प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट टाइम है, ओनली 2 मिनट। अब पहले पार्ट के लिए क्या करेंगे भाई? ये कब डिफाइंड होगा?
तो आप बोलेंगे ये हमेशा डिफाइंड होगा जब जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो क्लियरली इसके लिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स का जिंट का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स जिंट एक्स शैल नॉट बी जीरो। बस इसका मतलब है कि जिंट एक्स इंटू जिंट एक्स माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जिंट एक्स की वैल्यू, अब देखो ये जीरो कब हो रहा है, तो जिंट एक्स ये क्वांटिटी ये प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब जिंट एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए और या तो 6 हो जाए। तो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जिंट एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और न ही 6 होनी चाहिए। नाइदर जिंट एक्स कैन बी जीरो नॉर जिंट एक्स कैन बी 6। अच्छा जिंट एक्स जीरो कब होता है, जिंट एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, जब एक्स की वैल्यू -1 से 0। 0 से 1, 0 क्लोज से 1 ओपन। और 6 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 6 क्लोज से 7 ओपन। जिंट एक्स जीरो होगा तो एक्स यहां होगा, 6 होगा तो यहां होगा। जिंट एक्स ना तो जीरो होना चाहिए ना 6 होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू ना तो 0 से 1 लाई करनी चाहिए ना ही 6 से 7 लाई करनी चाहिए, मतलब एक्स इस इंटरवल में लाई नहीं करना चाहिए। तो आंसर क्या है, एक्स कहाँ लाई करना चाहिए, ये तो नहीं लाई करना चाहिए इसमें, तो कहाँ लाई करना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये जो दो आपने लिखा 0 to 1 यूनियन 6 to 7। या इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 ओपन में x कुछ भी हो सकता है, यूनियन 1 से 6 के बीच कुछ भी हो सकता है, 1 क्लोज से लेके 6 ओपन में x कुछ भी हो सकता है, यूनियन 7 क्लोज्ड से लेके इन्फिनिटी में x कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो चाहे आप आंसर को ऐसे प्रेजेंट करो तो भी चलेगा, ये भी एक तरीका लिखने का और एक तरीका ये लिखने का। दिस वाज क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्विक रिप्लाई। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x जो है इसकी वैल्यू 0 से 1 लाई करती है, मतलब ये नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकती। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी लाई करती है, मतलब इन दोनों में कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दो नॉन नेगेटिव का सम 0 कब होता है, सिंस सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव नंबर्स कैन बी 0, कब, जब दोनों 0 हैं। if and only if both of them are separately 0, both are equal to 0। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए और ये बात हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं क्लास में, इट्स नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट टू यू। तो इस बात का रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये समेशन 0 तभी होगा जब फ्रैक्शनल पार्ट x भी 0 हो जाए एंड x भी 0 हो जाए।
एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाए। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर 0 मतलब एक्स 0, और एक्स 0 है तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है, तो एक्स इक्वल टू 0 इज ओनली सोल्यूशन। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉब्लम्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दूं आपसे कि फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू जिंट x प्लस 1, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्व फॉर x। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि ये क्वांटिटी इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x भी इंटीजर होना चाहिए। इक्वालिटी तभी होगी जब LHS भी इंटीजर हो। और फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां लाई करता है? फ्रैक्शनल पार्ट लाई करता है 0 से 1, और इस इंटरवल में एक ही इंटीजर वैल्यू है 0, एंड देयरफॉर आया कि ये इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब फ्रैक्शनल पार्ट x 0 हो जाए। और किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होने का मतलब है कि x इंटीजर हो जाए। अच्छा जी, अगर x इंटीजर हो जाए, अगर x इंटीजर हो जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर x इंटीजर हो जाए तो जिंट x की वैल्यू भी सिंपली x ही हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर का जिंट तो वही रहता है। अब ये सारी फाइंडिंग को उठा करके यहां डाल दो, तो फ्रैक्शनल पार्ट x को बेटा 0 लिख दो, और जिंट x को सिंपली x लिख दो प्लस 1, तो x इक्वल टू -1 आ गया। मतलब ओनली सोल्यूशन इज x इक्वल टू -1। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू सिंगलटन -1। -1 पुट करोगे, जिंट -1 इज -1, -1 प्लस 1 मिलके 0 हो गया, और -1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होता है, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। तो ऐसे मतलब ऐसे बैठे बैठे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्या यूज होगा? डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, यही सब बातें यूज होंगी। ठीक है, एनीवे इसके बाद आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पर, तो फटाफट लिखेंगे इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग जिंट फंक्शन। हेडिंग देंगे इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग जिंट फंक्शन। inequalities involving GINT, greatest integer function. So solving inequality involving GINT function. तो जिंट फंक्शन को इन्वॉल्व करती हुई जो इनइक्वालिटीज है, उसके लिए आपको सिर्फ 4 इनइक्वालिटीज समझनी है। ठीक है, वो 4 कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं, आप उसको मेंशन करते जाइए। तो पहले पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट लिखो। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या है देखो ध्यान से, 4 ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो कॉन्सेप्ट 1, अगर कहीं पर लिखा हुआ है जिंट ऑफ x इज ग्रेटर देन n and n is an integer, where n is an integer, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो if this implies x belongs to n plus 1 closed to infinity, this is the first concept. अब मैंने बोला कि कोई भी कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में हम तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि उसको हम प्रूव ना कर लें। तो प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं। मेरी बात समझो, आपने बोला गिवन क्या है? जिंट x इज ग्रेटर देन n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिंट x की वैल्यू इंटीजर है और n से बड़ी है, तो जिंट x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? ये देखो,
हाँ बेटा, तो जिन टेक्स ग्रेटर देन n है अगर, तो इसका मतलब होता है कि जिन टेक्स की वैल्यू इंटीजर है, ध्यान रखना। तो जिन टेक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इसकी वैल्यू n+1 होगी, n+2 होगी, n+3, n से बड़े जितने भी इंटीजर है वो सारी वैल्यूज होंगी। अभी जब मैं एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, पहले अभी इसका प्रूफ लिखते जाओ। देखो, अब जिन टेक्स की वैल्यू अगर n+1 हो गई तो x क्या होगा पहले केस में, तो x होगा n+1 क्लोज्ड से लेके अगला इंटीजर क्या होगा n+2 ओपन। बट जिन टेक्स की वैल्यू n+2 भी हो सकती है, तो और यूनियन n+2 क्लोज्ड से लेकर के n+3 ओपन। जिन टेक्स की वैल्यू n+3 भी हो सकती है, तो n+3 क्लोज से लेकर के n+4 ओपन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, जहां पर ये ओपन है वहीं ये क्लोज्ड है, मतलब ये जुड़ते जाएंगे, सारे इंटरवल्स कनेक्ट होते जाएंगे, और ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू n+1 क्लोज्ड टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा आंसर। अब इसमें क्या समझना है वो देखो। जैसे मान लो ऐसा दिया कि कहीं पर लिखा हुआ है जिन टेक्स इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियस बात है जिन टेक्स एक इंटीजर है और 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहां से हम तुरंत बोलेंगे क्या कि x जिन टेक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, और ऐसे इंफिनिटी तक सारे इंटीजर वैल्यू टेकअप करेगा। अब यहां से देखते जाओ x क्या होगा, अगर जिन टेक्स 2 है तो x क्या होता है 2 से 3 ओपन यूनियन। अगर जिन टेक्स की वैल्यू 2 के बजाय 3 है तो 3 से 4, 4 से 5। क्या इसमें कोई इंटरवल बचेगा, सारे इंटरवल्स कनेक्ट होंगे, तो ये सारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर जहां पर ये ओपन है वहीं पर क्लोज है, तो x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से इंफिनिटी। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, C1 समझ में आ गया, वेल डन। अब इसी तरह से मैं दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी भी लिख रहा हूं। C2, अगर जिन टेक्स की वैल्यू ग्रेटर के बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू n है और n इंटीजर है, तब क्या आंसर आएगा। तो यहां पर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो इक्वल टू n हो गया, तो इक्वल टू n होगा तो आंसर आ जाएगा, यहां पर लिख दो x बिलोंग्स टू n क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, प्रूफ बिल्कुल इसी तरह से फॉलो होगा। एंड तीसरा, जब जिन टेक्स की वैल्यू लेस देन n है तब क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू n ओपन। एंड चौथी प्रॉपर्टी, जब जिन टेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू n+1 ओपन। तो ये चारों रूल्स में से एक मैंने प्रूफ कर दिया, रिमेनिंग आपको अपने आप प्रूफ करना है। ठीक है, और इस पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके जो डाउट क्लास होगी बेटा उसमें मैं टेकअप करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का डाउट सेशन होगा कल, उसमें लूंगा, कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा, वो लेक्चर्स में शेयर करूंगा, उसको आप देख लेना। ठीक है, फिर सैटरडे को जो डाउट सेशन होगा उसमें भी इस पर प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, कुछ प्रॉब्लम आप करके आएंगे, वो डाउट्स में होंगे। तो वो, तो सैटरडे का जो डाउट सेशन होगा और कल का जो डाउट सेशन होगा वो आप में से हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है देखना। ठीक है, चाहे वो आपके ग्रुप का डाउट सेशन हो या नहीं हो, क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट भी कुछ डिस्कस होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी होगा, और प्रॉब्लम कई सारी मैं खुद कराऊंगा, कई सारे डाउट्स आप पूछेंगे, तो सभी बच्चों को देखना है। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि आपको और एडिशनल एक क्लास की जरूरत पड़ेगी तो वो हम अभी प्लान करेंगे कि किस दिन लगाएं, हो सकता है संडे को रखें, राइट, और हो सकता है कि फ्राइडे कल या परसों में प्लान हो, तो वो अभी देख लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। कल का डाउट सेशन को देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आपको एडिशनल क्लास चाहिए इस पर या नहीं।
क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ इस पे कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस और चाहिए, और प्लस फंक्शन का डोमेन पर थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, डोमेन रेंज पर। ठीक है, तो दैट आई विल सी। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, अगर क्लास कल शेड्यूल होगी तो कल के क्लास का शेड्यूल आपको इंटीमेट किया जाएगा, अभी 1 आध 2 घंटे के बाद आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे। ओके बेटा, लेट्स क्लोज द कॉल।